तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होगे दोस्तों। तो आज मैं एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ सीयूईटी इंग्लिश वर्बल एबिलिटी में। और वो टॉपिक है टेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। अभी तक आपने अगर पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर देख लो। मैंने जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और सीयूईटी इंग्लिश की पूरी तैयारी आप मेरे चैनल से कर सकते हो। इसके अलावा भी मैं ग्रामर वीडियोस डालते रहता हूँ, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो भाई, टेंसेस तुमने बहुत बार पढ़ा होगा। मेन चीज़ ये है कि टेंसेस पे जो सवाल आएंगे वो किस बेसिस पे आएंगे। मैं बार बार एक चीज़ के बारे में बताता हूँ, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, कि भाई हमारा सेंटेंस जो है उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप इसको समझो कि जब मैं सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से जोड़ रहा हूँ और हेल्पिंग वर्ब को वर्ब से जोड़ रहा हूं, तो ये जो कनेक्ट हो रही है ना चीजें आपस में, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन बनेगा टेंस का। कैसे बनेगा उसको समझो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करूं, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो किस बेसिस पे लगेगी? टेंस के बेसिस पे। कि आपका टेंस प्रेजेंट है या पास्ट है, उसी के बेसिस पे तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी। या फिर अगर हेल्पिंग वर्ब कहीं आ भी नहीं रही, डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रही है, मान लेते हैं हम डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, तो ये जो वर्ब है जो लगेगा वी फॉर वर्ब, तो ये वर्ब किस बेसिस पे लगेगा भाई? इसी बेसिस पे लगेगा कि टेंस आपका प्रेजेंट है या फिर पास्ट है। ऐसे ही प्रेजेंट में भी कौन सा टेंस है? सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, इसी के बेसिस पे तो लगेगा। तो आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आप करेक्ट वर्ब लगा पाओगे या करेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगा पाओगे, है ना। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसी चीज को हमारे को समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके हम देखेंगे अलग अलग टेंसेस को। ध्यान से समझना। देखो, अलग अलग तरीके के टेंसेस होते हैं बच्चों, जिसके अंदर सबसे पहले कैटेगरी में प्रेजेंट की लिख देता हूँ, और फिर उसके बाद एक कैटेगरी लिख देता हूँ पास्ट की, और फिर फ्यूचर लिख देता हूँ। हालांकि फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम टेंस में उसे यूज कर लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। देखो, जब भी हम प्रेजेंट की बात करेंगे दोस्तों, तो प्रेजेंट के अंदर कुछ हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं, जैसे कि डू या डज, ठीक है। सिंपल वाली कैटेगरी में मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है नेगेटिव रूल के अंदर। इसके अलावा क्या यूज होता है? इज, एम या आर, है ना, इज एम आर यूज होता है। और क्या यूज होता है? हैज या हैव, ये यूज होता है। या इसके अलावा क्या यूज होता है? हैज, हैव प्लस बीन, ये यूज होता है। समझ में आ गई बात? तो सिंपल में डू डज यूज हुआ, कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर। कॉन्टिन्यूअस तो आपको पता होगा, जब कोई काम हो रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग व्हेन समथिंग इज इन प्रोसेस। परफेक्ट, जब कोई काम कंप्लीट हो चुका है उसे परफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जब कोई काम एक समय से चल रहा है, उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, वहां हैज हैव बीन लगता है। अब इसी को अगर पास्ट में ले जाएंगे तो सिंपल में डिड आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर आता है, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड प्लस बीन आता है। इसी को फ्यूचर में ले जाएंगे तो विल या शेल। हालांकि हम विल या शेल को मॉडल मॉडल में भी कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कैन कुड होता है ना, उसी तरीके से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कंसिडर करते हैं तो विल शेल के बाद बी आ जाता है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव आ जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव प्लस बीन आ जाता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि बच्चों आपको डैश दे देगा और उसमें बोलेगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओ, और वहां पे मान लो डू या डज गिवन है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी डू या डज आएगा तो इसका मतलब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है, हैज हैव बीन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। ऐसे ही पास्ट में डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, वॉज वर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म, विल शेल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाता है, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है, विल हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। और ये जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई हैं, ये एक्टिव वॉइस में बताई हैं बच्चों। किस में बताई हैं? एक्टिव वॉइस में बताई हैं। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है उसको समझो। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क, कि मैंने ये काम किया है। अब ये सेंटेंस बच्चों एक्टिव वॉइस है। क्या है ये? एक्टिव वॉइस है। कैसे पता चल रहा है? देखो, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने लिखा है ना, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब एक्टिव वॉइस ही पता है इस तरीके से चल रहा है कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, वो स्टार्टिंग में आ रहा होता है। जैसे काम किसने किया? मैंने। तो मैं सब्जेक्ट हूं, करने वाला व्यक्ति काम सब्जेक्ट होता है, तो मैं आई सबसे आगे आ रहा है ना।
लेकिन अगर मान लो इसी सेंटेंस को मैं लिखता कि दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी, या फिर मान लो मैं बाय मी लिखता भी नहीं, सिर्फ इतना ही लिखा होता दिस वर्क हैज बीन डन। अब आप समझो इसको, क्या ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस होगा? नहीं, दोनों ही पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस कैसे पता चल रहा है? क्योंकि देखो इसमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं आ रहा। अब पता कैसे चलेगा सब्जेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा? वर्ब को देखो, काम हो रहा है किया जाने का, कौन कर रहा है काम? कोई ना कोई व्यक्ति तो कर रहा होगा। क्या आगे मेंशन है उस व्यक्ति के बारे में कि कौन व्यक्ति है? कौन व्यक्ति है? मैं हूं, तुम हो, हम है, कौन है? क्या मेंशन है? नहीं है। तो जब सब्जेक्ट आगे मेंशन ना हो उसी को पैसिव वॉइस कहा जाता है। अब आप सोचोगे सर क्यों बता रहे हो पैसिव वॉइस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे देखो हैज हैव बीन के साथ मैंने डन का यूज किया जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जबकि एक्टिव वॉइस में मैंने क्या लिखवा रखा है? एक्टिव वॉइस में हैज हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, और उसी जगह पैसिव वॉइस में हैज हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। अब मैंने यहां लिखवाया इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, तो बच्चे ये याद कर लेंगे। लेकिन अब कई बार क्या होता है, सेंटेंस ऐसे दिया होता है कि वर्क डैश फिर इज आ गया, डन इज, या फिर मान लो आ गया मिनट रबर एरी, यहां पे आ गया वर्क इज या फिर हैज डन, है ना। अब बच्चा ये सोचेगा कि सर यहां पे डन आ रहा है, और डन सर ने ये बताया था कि भाई डन जो होता है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पे आती है? परफेक्ट में आती है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो परफेक्ट में आती है ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हैज हैव आना चाहिए अगर प्रेजेंट में जा रहा है। तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि सर यहाँ पे हैज आ जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि ये एक्टिव वॉइस नहीं है, पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इज एम आर के साथ भी आ सकती है। तो यहाँ पे हैज की जगह होगा द वर्क इज डन, द वर्क इज डन। तो एक्टिव या पैसिव वॉइस का आपको कैसे पता चलेगा ये मैंने समझा दिया है। मैं पैसिव वॉइस के भी रूल्स यहां पे लिखवा देता हूं, पैसिव वॉइस के भी लिखवा देता हूं। एक्टिव वॉइस का ऊपर हो गया कि भाई कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अब पैसिव वॉइस का देखो समझो, पैसिव वॉइस में बच्चों इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये बात ध्यान रखना। तो इज एम आर के साथ आ सकती है, हैज हैव प्लस बीन के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, वॉज वर के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। नॉर्मली वॉज वर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूअस में आता है, लेकिन पैसिव में थर्ड फॉर्म आ सकती है। ऐसे ही हैड बीन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन पैसिव में थर्ड फॉर्म भी आ सकता है। ऐसे ही विल या शेल प्लस बी के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है एक्टिव वॉइस में, बट यहां थर्ड फॉर्म भी आ सकता है। विल हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म आता ही है परफेक्ट के अंदर, यहां पे विल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। समझ में आ गई मेरी बात? इज इट क्लियर? तो ये हो गए बच्चों पैसिव वॉइस के रूल। आई होप आप लोगों को मेरा जो पॉइंट है वो सही तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा यहां पे बात करते हैं दोस्तों मॉडल्स की। देखो कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो मॉडल्स के अंदर आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, और लिख लेते हैं यहां पे वुड, मे, माइट, विल, शैल भी मॉडल में ही आता है। वैसे अगर इनमें से कोई भी वर्ड आ रहा हो तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखना। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, डैश दे देगा, कैन, कुड, शुड कुछ भी लिखा होगा और साथ में ब्रैकेट में वर्ब दे रखा होगा और बोलेगा कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओ, है ना। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि भाई इन सब वर्ड्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। समझ में आ गई बात? लेकिन इसी में एक और सिचुएशन है कि अगर मॉडल के साथ में हैव लग गया, अगर मॉडल के साथ हैव लग गया, हैव मतलब जैसे ऐसे आ गया, इन्हीं के साथ हो सकता है जो मैं यहां कंडीशन लिख रहा हूं, कुड हैव, शुड हैव आ जाए, या फिर आ जाए वुड हैव, या फिर आ जाए माइट हैव, या फिर आ जाए कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, ये सब आ जाए। तो पार्टिसिपल सिचुएशन हो जाती है ये, ठीक है। इन सब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म को पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिख दिया ही कुड हैव, ही कुड हैव, फिर ब्रैकेट में दे दिया कम टू माई होम, है ना। अब आपसे बोला कि भाई करेक्ट फॉर्म ऑफ लगाओ, तो कुड हैव मतलब मॉडल के साथ हैव आ गया, पार्टिसिपल सिचुएशन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम, केम, कम। समझ में आ गई बात? तो ये आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होगा कि भाई कुड हैव के साथ में आपको केम लिख के दे देगा, तो वहां पे एरर उसी वाले पार्ट में है, तो वो आपका आंसर आपको मार्क करना होगा। समझ में आ गई बात? अब इसी तरीके से बच्चों
ये मॉडल हो गया, ये टेंस का पैसिव वॉइस हो गया। अब जैसे मैंने यहां पे आप लोगों को लिखवाया कि डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, तो गलती हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब लगाने के लिए भी आ सकता है। ये भी हो सकता है कि भाई जो सब्जेक्ट आ रहा है क्या उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो एप्रोप्रिएट है, क्योंकि डू डज में से कोई एक आनी है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि डू किस सब्जेक्ट के साथ लगता है, डज किस सब्जेक्ट के साथ लगता है। समझ में आ गई बात? तो इसके लिए भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि भाई डू अगर मैं लगाऊंगा तो डू किसके साथ लगता है, आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। और डज किसके साथ लगता है भाई, नेम ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। अब इज एम आर में से बात करें तो इज एम आर का लगता है, इज का लगता है नेम ही शी इट और सिंगुलर के साथ लगता है। उसी जगह एम की बात करें तो एम का लगता है, आई के साथ लगता है। उसी जगह पे अगर हम आर की बात करें तो आर कहां लगता है भाई, वी यू दे प्लूरल के साथ लगता है, आर वी यू दे प्लूरल के साथ लगता है। बात करें हैज की तो दोस्तों हैज कहां लगता है, हैज लगता है नेम ही शी इट सिंगुलर के साथ, नेम ही शी इट सिंगुलर के साथ। हैव कहां लगता है दोस्तों, हैव लगता है आई वी यू दे प्लूरल के साथ, आई वी यू दे प्लूरल के साथ। प्रेजेंट में ही लोचा होता है, बाकी कोई लोचा नहीं है, क्योंकि भाई पास्ट में तो सिर्फ डिडी है तो सारे सब्जेक्ट के साथ लगेगा। अब वॉजवर है, वॉजवर का ध्यान रखना है, वॉजवर आई नेम ही शीट और सिंगुलर के साथ लगता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। नेम ही शीट सिंगुलर के साथ लगता है। जो वर है वो किसके साथ लगता है, वी यू दे और प्लूरल के साथ लगता है, वी यू दे और प्लूरल के साथ लगता है। ठीक है, हैड तो सबके साथ लग जाएगा, पास परफेक्ट में हैड ही आता है, हैड बीन भी लग जाएगा। अब शेल और विल का लोचा रहता है तो शेल भाई आई और वी के साथ लगता है। विल कहां लगता है, नेम ही शी इट, नेम ही शी इट यू और दे के साथ लगता है। समझ में आ गई बात? तो ये बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी वर्ब के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सब्जेक्ट के साथ लगती है और हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब लगती है। अगर आपको ये सारी की सारी बच्चों बातें पता हो गई तो आपको कोई नहीं रोक सकता फतेह करने से, आपको कोई नहीं रख सकता आगे जाने से। अच्छा एक चीज और, एक सिचुएशन होती है हमारी इन्फिनेटिव वाली कि कहीं पे भी सेंटेंस में टू आ रहा हो तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कहीं सेंटेंस में फॉर आ रहा हो, वर्ब लगानी हो तो फॉर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। कई सारी प्रीपोजिशन बच्चों ऐसी होती है जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा आफ्टर, बिफोर या इन या ऑन, कई सारी ऐसी हेल्पिंग प्रीपोजिशंस होती हैं जिनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी बातें बच्चों टेंस में आ जाती हैं। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था, पूछा था कि सर क्या इनके नोट्स बनाना जरूरी है, तो ऑब्वियसली नोट्स बनाना जरूरी है। नोट्स बनाओगे तो बाद में जाके सारी चीजों को बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो बार बार वीडियोस देखनी पड़ेगी, तो बार बार वीडियो देखने का भी फायदा नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 1 से 2 बार देख सकते हो, बट नोट्स बना लोगे तो बार बार याद आ जाएगा आसानी से कि भाई सर ने ये कराया था, ये चीजें बताई थी। दोस्तों आशा करता हूं पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप आप लोग सीयूईटी की सारी जो क्लासेस मैं ले रहा हूं, यहाँ पे वीडियो जो बना रहा हूं वो देख रहे होगे और उसके साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे। और मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। बाकी दोस्तों मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, और बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।